नमस्कार। आज कुछ चीज़ें सम फैक्ट्स अबाउट कैल्शियम, बोन हेल्थ एंड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनका बोन हेल्थ में क्या रोल है, वो कितने कारगर हैं या कितने नुकसानदेह हैं, और फिर आप ही एनालाइज करिएगा कि वो उनको लेने से कोई फ़ायदा है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो मैं एक रिसर्च पेपर्स को पढ़ने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। आजकल इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, लगातार हमें इन्फॉर्मेशंस मिलती रहती हैं और वो हमारे दिलो दिमाग में घर कर जाती हैं। और व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर और बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो चलता रहता है, हम उसे शेयर करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि सच वही है। तो इन सबको जानने के लिए, इनके सच को जानने के लिए मैंने कुछ रिसर्च पेपर्स को तलाशा, खास करके डेयरी प्रोडक्ट्स को लिए, उनका रोल, उनका बोन हेल्थ में कितना रोल है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मिल्क को लेकर के हैं। मिल्क के बारे में मैंने यहाँ तक सुन लिया कि मिल्क इज अ बिगेस्ट मिथ ऑफ दिस सेंचुरी। मिल्क को एक तरीके से झूठ बताया गया इतने सालों बाद कि मिल्क तो एक एनिमल प्रोटीन है, वीगन्स लेते नहीं है, फिर भी वो बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन मिल्क का बोन हेल्थ में बहुत रोल है, मैं आपको ये बता दूं। ये सच है कि मिल्क इज नॉट द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, नॉट द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, बट इट इज वन ऑफ द गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के अच्छा सोर्सेज क्या हैं, पहले आपको मैं बता दूं कि सबसे अच्छे सोर्सेज क्या होते हैं। सबसे अच्छे सोर्सेज होते हैं सेसमी सीड्स, जिसे आप तिल कहते हैं, काला और सफेद वाला तिल जो होता है, जिसके तिल के लड्डू खाए होंगे आपने। सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। इसके अलावा रागी कांटा लोग खाते हैं आजकल, बहुत प्रचलन में है, तो उसमें भी बहुत अच्छा कैल्शियम है। और राजमा में। तो ये चार जो हैं सबसे ज़्यादा कैल्शियम वाले फूड प्रोडक्ट्स हैं। मिल्क का इसमें कहीं नाम नहीं है, लेकिन अगर सेजमे सीड्स में 100 ग्राम सेजमे सीड्स खाएं आप, तो उसमें 1300 से 1400 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और दूध में 100 ml में 100 से 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो उस तरीके से तो कम है, लेकिन अगर आप 2 कप दूध पीते हैं तो 250 mg हो गया, और दिन में 2 बार लेते हैं तो 4 कप अगर आपने मान लिया पी लिया दिन में, तो ये करीब करीब आपका 1 ग्राम के करीब आपका कैल्शियम पहुंच गया। और हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, एडल्ट के लिए लगभग 1 ग्राम होती है। और मैं आपको बता दूं कि बच्चों में 9 से 18 साल तक के बच्चों में उसकी रिक्वायरमेंट 1 ग्राम से ज़्यादा की होती है, करीब करीब 1200 से 1300 मिलीग्राम चाहिए होता है इस एज में। 9 साल से कम के बच्चों को लगभग 1 ग्राम से कम 800 मिलीग्राम कैल्शियम। और उसके बाद जो है 18 साल के बाद उसकी एज फिर से वही 1 ग्राम कैल्शियम हो जाता है। और पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में उसकी मात्रा 1200 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए होता है पर इंडिविजुअल। और मेल्स के लिए जो है, ये अगर 70 साल से ऊपर है, उससे पहले तो 1 ग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट है, और अगर 70 साल से ऊपर है तो आपको लगभग फिर से 1200 मिलीग्राम की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से कैल्शियम का लगभग 1 ग्राम के आसपास आपका वेरी करता है। अब आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे चुनेंगे कि लगभग 1 ग्राम कैल्शियम आप खाएं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कैल्शियम होता है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप 4 कप दूध पिए। मुझे लगता है कि 2 कप दूध भी पीते हैं तो काफ़ी है। कैल्शियम के बारे में जानते हैं कि कैल्शियम होता क्या है। कैल्शियम इज 5th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। और जो कैल्शियम आयन होते हैं वो हमारे जितने, एक तरीके का इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे सोडियम और पोटेशियम होता है बॉडी में, उसी तरीके से कैल्शियम भी एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। जो नर्व ट्रांसमिशंस होते हैं हमारे बॉडी के, उसको फैसिलिटेट करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इन सब चीज़ों में कैल्शियम का बहुत यूजफुल रोल है। और कैल्शियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन आवर बॉडी। कैल्शियम का जो ब्लड लेवल होता है वो 8.5 से 10 मिलीग्राम का होता है, जो बॉडी में लेवल होता है कैल्शियम का। बट इसको, कैल्शियम को बहुत टाइटली, जो ब्लड लेवल से उसको बहुत टाइटली रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट करने वाले क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। पैराथायराइड हार्मोन होता है, इसी तरीके से कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, इसी तरीके से विटामिन डी भी, एक विटामिन डी जिसे विटामिन डी कहते हैं, लेकिन वो भी एक प्रकार का हार्मोन है। तो पैराथार्मोन क्या करता है? पैराथायराइड, हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ के पास पैराथायराइड ग्लैंड होती है, और पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन निकलता है, पीटीएच। वो जैसे ही बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम होता है, उसका सिक्रीशन शुरू हो जाता है, और वो गट पर एक्ट करता है, इंटेस्टाइन्स पे एक्ट करता है, बोन्स पर एक्ट करता है, और वो, उसका प्रयास ये रहता है कि कैल्शियम का लेवल कम ना हो। जैसे ही कैल्शियम लेवल कम होता है, पैराथायराइड हार्मोन एक्ट करने लगता है, और उस तरीके से कैल्शियम का लेवल वो बढ़ा देता है। उसी तरीके से कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है, वो कैल्सिटोनिन जैसे ही कैल्शियम का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो वो उसको कम कर देता है। वो भी किडनी पर एक्ट करता है, और वो भी बोन पर एक्ट करता है। तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको
केवल एक बेसिक समझना है। उसी तरीके से विटामिन डी जो हमारा कैल्शियम हम बॉडी में फूड के फॉर्म में लेते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी का बहुत रोल है। इंटेस्टाइन में विटामिन डी का रोल है और वहाँ पे पैराथायरॉइड हार्मोन भी एक्ट कर रहा है, गट पर विटामिन डी भी एक्ट कर रहा है और कैल्शियम एब्जॉर्ब तभी होता है जब विटामिन डी की मात्रा हमारे बॉडी में एडिक्वेट हो। विटामिन डी का क्या है? विटामिन डी जो है, जैसे मैंने बताया अभी कि एक प्रकार का ये भी हार्मोन है और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो विटामिन डी जो हमारा सबसे ज्यादा मिलता है बॉडी में, वो 90% मिलता है सनलाइट से। 10% जो बॉडी में जो आपकी उसमें विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है वो फूड प्रोडक्ट से पूरी होती है। 90% जो विटामिन डी सन में मिलता है उसके लिए आपको 20 मिनट प्रतिदिन सन में रहना है एक्सपोज्ड, जो कि ऑलमोस्ट आजकल की लाइफ में इम्पॉसिबल सा हो गया है, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो अब सनलाइट ले सके इतना समय 20 मिनट लगातार बैठे। आप जब कभी ट्रेवल कर रहे होते हैं, बाइक पर होते हैं या कार में होते हैं, तो आपको सन केवल फेस पर लगता है और वो भी आप उसने कई बार सनस्क्रीन लगा रखी होती है, तो विटामिन डी का कोई मतलब नहीं है। तो आजकल सप्लीमेंट लेना लगभग अनिवार्य है। और जो फूड प्रोडक्ट्स हैं विटामिन डी के, कि किन किन फूड प्रोडक्ट्स में विटामिन डी होता है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सनलाइट के अलावा विटामिन डी के अदर सोर्सेज क्या क्या हैं? बैलेंस डाइट, यस। कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल आपने देखा होगा कि 7 C's करके मिलता है कॉड लिवर ऑयल। इसमें विटामिन ए भी होता है, डी भी होता है और कॉड लिवर ऑयल होता है, वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। इसके अलावा आपका फिश ऑयल जितने हो गए वो, या फैटी फिश आप अगर खा रहे हैं तो उसमें विटामिन डी बहुत अच्छा अमाउंट में होता है। इसके अलावा और जो थोड़े बहुत जो सोर्सेज हैं विटामिन डी के, वो भी आप समझ लीजिए। एग यॉक, चीज, ऑरेंजेस, मशरूम्स, सोया मिल्क, ये सब जो हैं, इतने सारे जो आपको मैंने बताया फूड प्रोडक्ट्स, ये इन सब में विटामिन डी होता है। तो इन सब का बैलेंस डाइट के साथ अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो मुझे लगता है विटामिन डी की कमी होनी नहीं चाहिए, और थोड़ा बहुत आप सन ले रहे हैं तो। अगर आपने अच्छे से कैल्शियम और विटामिन डी लिया है बचपन में, मतलब बचपन से लेकर के एडल्टहुड तक आपने अच्छे से लिया है, तो होता क्या है, विटामिन डी और कैल्शियम लेने से आप एक अचीव कर लेते हैं पीक बोन मास। जो आपका बेस्ट बोन मास पॉसिबल है वो आप अचीव कर लेते हैं ड्यूरिंग एजिंग। जो बोन लॉस होता है वो कम होता है अगर आपने चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक आपने अच्छे से कैल्शियम और विटामिन डी लिया है। हाँ, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट जो होती है, 1 साल से कम के बच्चे को 400 इंटरनेशनल यूनिट की जरूरत पड़ती है। 1 साल से 70 साल तक के व्यक्ति के लिए 600 इंटरनेशनल यूनिट की जरूरत पड़ती है, और 70 साल से ऊपर फिर 800 इंटरनेशनल यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो मैंने आपको वो प्रोडक्ट बता दिए, वो आप खाइए और धूप में रहिए, विटामिन डी मिलता रहेगा। कैल्शियम के फूड प्रोडक्ट्स आप लेते रहिए, कैल्शियम मिलता रहेगा। तो देखिए, आप एक तो आप कैल्शियम की टैबलेट खा रहे हैं जिसे हम कैल्शियम सप्लीमेंट कहते हैं, और एक आप अपने डाइट में कैल्शियम ले रहे हैं। तो जो डाइट के थ्रू जो कैल्शियम जाता है वो हमेशा बेहतर होता है कैल्शियम सप्लीमेंट से। बहुत सारी रिसर्चेस से प्रूव हो चुका है, ये मतलब तय हो चुका है कि डाइटरी कैल्शियम का सोर्स जो है वो हमेशा बेहतर है कैल्शियम सप्लीमेंट से। तो अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं तो आपको कैल्शियम टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। डाइट में अच्छा कैल्शियम लेने से पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में जो है ये ईस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है, वो एक उसमें शिफ्ट होता है, और BMD जिसे कहते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी, वो आपकी बेहतर होती है अगर आप डाइटरी कैल्शियम ले रहे हैं एज कम्पेयर टू कैल्शियम सप्लीमेंट। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइट में कैल्शियम लेना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि आप सप्लीमेंट्स की फॉर्म में लें। कैल्शियम डेफिशिएंसी से होता क्या है? अगर बच्चा है तो उसको रिकेट्स होता है, एडल्ट होता है तो उसको ऑस्टियोमलेशिया होता है, और तीसरी एक जो बोन हेल्थ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एल्डरलीज की, वो ऑस्टियोपोरोसिस होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एल्डरलीज में होती है, प्लस किसी और बीमारियों की वजह से भी हो सकती है। जो बचपन में जो कैल्शियम, स्पेशली जो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, वो रिकेट्स होता है। जो फूड से आप कैल्शियम लेते हैं और फास्फोरस लेते हैं, वो जो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है। तो रिकेट्स इज मोस्टली बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। कैल्शियम डेफिशिएंसी से भी रिकेट्स होता है, लेकिन जो ज़्यादातर रिकेट्स होते हैं बच्चों में वो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, फूड में कैल्शियम की मात्रा कम होने से भी रिकेट्स हो सकता है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा जो रिकेट्स बच्चों में होता है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। उसमें होता क्या रिकेट्स में? बच्चों की बोन्स डिफॉर्म हो जाती है, आपने देखा होगा बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, जॉइंट्स फूल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाती है बोन्स, बोइंग हो जाती है, कर्व हो जाता है। तो
ऐसे बच्चों को विटामिन डी सप्लीमेंट देने से एकदम से बहुत फायदा मिलता है, विटामिन डी और उसके साथ में कैल्शियम देने से। तो बच्चों में रिकेट्स को प्रिवेंट करने के लिए आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, एडिक्वेट विटामिन डी और फास्फोरस कैल्शियम के साथ साथ। अब फास्फोरस के लिए कौन कौन से आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसपे आपका डेयरी है, फिर से उसमें फास्फोरस होता है अच्छा अमाउंट में, मीट होता है, एग यॉक होता है और नट्स होते हैं, लेग्यूम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सब में मतलब आप अगर बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो उसमें फास्फोरस फॉस्फेट की मात्रा भी एडिक्वेट होगी कैल्शियम और विटामिन डी के साथ साथ। तो ये अगर आप सब साथ में ले रहे हैं, ये बैलेंस डाइट में आपके इन सब चीज़ें शामिल हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चे को आपके रिकेट्स नहीं होगा। अगर अडल्ट में विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या होगा? विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है, जिसमें कि कैल्शियम और विटामिन डी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाती है। और बहुत सारे लोग जो अडल्ट जिनको सन एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है या उनको किसी प्रकार की लिवर की डिजीज़ है, लिवर से भी विटामिन डी बनता है, तो लिवर और किडनी दो ऐसे ऑर्गन्स हैं, अगर वो डिजीज़ हो जाए तो विटामिन डी की आपको काफ़ी डिफिशियंसी हो जाती है, या आप दौरे की मेडिसिन खा रहे हैं तो जो एडल्टहुड की बीमारी है उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ये कैल्शियम विटामिन डी डिफिशियंसी की वजह से होती है। जो एल्डरलीज में प्रॉब्लम आती है बोन हेल्थ की, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ लेस बोन मास। वहाँ कैल्शियम और विटामिन डी मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ नहीं है, इट इज लेस बोन मास। और पोस्ट म्यूनोपॉजल फीमेल में जहाँ पर एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म खत्म हो गया है, और एल्डरलीज मेल में आफ्टर 70 इयर्स जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू कम हो गई है, ये दोनों चीज़ें जो हैं एक तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित हैं। तो जो पोस्ट म्यूनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस है वो एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है, और एकदम से जो आपका पीक बोन मास है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होने लगता है। तो आजकल हम लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी बताते हैं सुपरविजन में, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के थ्रू या गायनेकोलॉजिस्ट के थ्रू, या भी जो भी आपका ट्रीटिंग डॉक्टर या क्लिनिशियन है उसके थ्रू। तो ऑस्टियोपोरोसिस के और क्या रीजन हो सकते हैं? अल्कोहल इज वन रीजन, एनोरेक्सिया हो गया, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हो गई, जो भी आपको मैंने पहले बताया कि ऑस्टियोमलेशिया भी करती है। एल्डरलीज अगर लें तो उसको किडनी डिजीजेस में प्रॉब्लम होती है। कीमोथेरेपी आप ले रहे हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। बहुत लंबे समय तक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रहे हैं, एंटासिड्स जिसे कहते हैं, वो भी आपका ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकता है। स्टेरॉयड ले रहे हैं उसकी वजह से बहुत बोन मास कम हो जाता है। स्मोकिंग है, या आप जितनी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेज है वो नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस का सामना करना पड़ सकता है एक एज में। वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्दी डाइट के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल भी रखें। थोड़ा सा और आपको बता दूं कैल्शियम के बारे में कि स्पिनच, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, बीन्स ये अच्छे सोर्स नहीं है कैल्शियम के। दे आर नॉट गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम बिकॉज इसमें ऑक्सलेट होता है और फाइटेट्स होते हैं, तो ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं गट से। और बच्चों को नट्स नहीं देने चाहिए, 5 साल से कम के बच्चों को नट ना दें, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में ये दिक्कत करता है। और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के बारे में एक ये भी बता दूं कि डाइट विद एडिक्वेट कैल्शियम सप्लीमेंट्स प्रिवेंट कैल्शियम स्टोन्स। तो अब तक आपको लगता है कैल्शियम लेने से स्टोन्स बनते हैं, तो अगर आप डाइटरी कैल्शियम ले रहे हैं तो उससे स्टोन प्रिवेंट होते हैं। अंत में ये बात बता दूं, जितने भी रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स हुए हैं कैल्शियम को लेकर के, कि चाइल्डहुड में अगर आप डेयरी कैल्शियम ले रहे हैं तो इंक्रीज बोन ग्रोथ होती है, अडल्टहुड में ले रहे हैं तो ये अगर डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो ये इट डिक्रीजेस बोन लॉस और इंक्रीजेस बोन मिनरल डेंसिटी। एल्डरलीज में अगर आप कैल्शियम डाइटरी ले रहे हैं तो बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ती है, फ्रैक्चर के चांसेस कम होते हैं। तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स का जो RCT हुआ है, रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स हुए हैं, इट इज बेनिफिशियल इन ऑल एज ग्रुप, और इसका बेनिफिट और भी बढ़ जाता है इफ इट इज फोर्टिफाइड विद विटामिन डी। थैंक यू सो मच।